आरएनएस क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस दान करते हैं उन्हें आरएनएस क्षार कहा जाता है। जैसे आरएनएस क्षार को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक को कहा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस, एक को कहा जा सकता है कि लुईस वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या अंतर होगा? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती हैं? वे पदार्थ, वे क्षार जिनका आयनन 100% हो, यानी कि जिसका आयनन क्या हो, 100% हो, ऐसे क्षार को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। और जिसका आयनन है बहुत कम हो, यानी कि 100 से कम हो, तो उसको क्या हो कहा जाता है, वीक बेस कहा जाता है। इनके लिए अल्फा का मान 1 होता है, वियोजन की मात्रा अल्फा का मान, और इसके लिए अल्फा का मान 1 से क्या होता है, काफी कम होता है। एग्जाम्पल की बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है CSOH, उसके बाद में आता है RbOH, उसके बाद में आता है BaOH के होल ट्वाइस, उसके बाद में आता है KOH व NaOH। तो ये दुनिया में 5 ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसके बाद में जो आते हैं वो वीक बेस होते हैं। तो वीक बेस के रूप में जितने भी बच गए, जैसे NH4OH है, BeOH की होल ट्वाइस है, MgOH की होल ट्वाइस है, और भी बाकी बच गए वो क्या है, वीक है। तो वीक बेस है उनका आयनन 100% नहीं होता, बहुत कम आयनन होता है। जैसे मान लो वीक बेस के लिए ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम लगता है। ओस्टवाल्ड ने कैसे बताया कि NH4OH है, वो टूटे तो कैसे टूटेगा, NH4 प्लस OH माइनस। इसकी मान लो प्रारंभिक मोल, तो ये प्रारंभ में मोल है। किसी समय पर देखा तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, ये क्या है, किसी समय मोल है। और 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी, ये क्या है, किसी समय सांद्रता है। ये क्या है, किसी समय सांद्रता है। सांद्रता बनाने के लिए इसको सी से गुणा कर दिया, तो इसके लिए के निकालेंगे, तो के प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है, पी अपॉन आर। के निकालने के लिए प्यार से निकालना पड़ता है, पी अपॉन आर, पी आर प्यार। तो प्रोडक्ट की सांद्रता है उसको ऊपर लिखा जाएगा NH4 प्लस, तो NH4 प्लस और OH माइनस अपॉन NH4OH। तो NH4 प्लस की सांद्रता कितनी है, अल्फा सी। OH माइनस की सांद्रता भी क्या है, अल्फा सी अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो वही बात आ जाएगी। बेस के लिए है तो Kb लिख सकते हैं, तो Kb का मान आ गया 1 माइनस अल्फा को आप 1 लिख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा का मान 1 से काफ़ी छोटा होता है, तो 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे तो क्या जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर, एक सी तो कट गया, अल्फा स्क्वायर सी। तो अपने तो Kb का मान क्या आ गया यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर सी आ गया। तो Kb बराबर आ गया है अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा का मान निकालना हो तो क्या जाएगा, Kb बटे सी का अंडरूट। तो ये आ जाएगा अल्फा का मान। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, Kb बटे सी का अंडरूट। तो अपने अल्फा समानुपाती किसकी हो जाएगा, सी का अंडरूट है तो 1 बाई अंडरूट सी। तो अल्फा समानुपाती 1 बाई अंडरूट सी या अल्फा समानुपाती अंडरूट वी, क्योंकि सी और वी क्या होती है, एक दूसरे के उल्टी होती है। यदि आयतन ज़्यादा है तो सांद्रता क्या है, कम है, और सांद्रता ज़्यादा है तो आयतन कम है। तो अल्फा समानुपाती क्या आ जाएगा, अंडरूट वी। यानी कि वी बढ़ाओगे, आयतन बढ़ाओगे तो अल्फा वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस नियम को ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम कहा जाता है। ओस्टवाल्ड ने बताया कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर उसके वियोजन की मात्रा अल्फा का मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ा दी जाए तो प्रबल विद्युत अपघट्यों का पहले से ही हमेशा ही इसका आयनन कितना होता है, 100% होता है, अल्फा का मान हमेशा ही 1 होता है। तो तनुता बढ़ाने पर इनका 100% इनका वियोजन तो पहले से ही होता है, लेकिन 100% आयनन तो इनका पहले से ही होता है, लेकिन 100% वियोजन नहीं होता। यहाँ पर भी तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन इस वियोजन को बताने के लिए डी बाई अक्ल-ओनसिंगर इक्वेशन काम में ली जाती है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के बारे में बताने के लिए डी बाई अक्ल-ओनसिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ी है, जिसमें आपने असममितता प्रभाव और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव, इस प्रकार के प्रभाव के द्वारा आपने इस प्रकार से ज्ञात की होगी कि लैम्डा एम सी निकालनी हो तो लैम्डा एम अनंत माइनस बी अंडररूट सी, इस प्रकार से इसको डी बाई अक्ल-ओनसिंगर की इक्वेशन कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लगते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम लगाना पड़ेगा। तो ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम क्या था, इसके बारे में अपने बात की ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लगता है। तो स्ट्रोंग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। इसके अलावा आर्रेनियस के अनुसार उदासीनीकरण क्या होता है, यानी कि उदासीनीकरण में अम्ल व क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। तो आर्रेनियस के अनुसार जब अम्ल व क्षार मिलते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, इस ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांक क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल और जल के साथ लवण बनता है, इसके साथ ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे मान लो कि HCl है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक NaOH है, तो ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। NaCl को तो कहा जाता है लवण और ये क्या है, जल, और इसके साथ जो ऊर्जा बनती है वो होती है 57.3 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। इस ऊष्मा को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। तो उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, यदि ये 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल हो और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार आपस में क्रिया करे तो लवण बन जाता है और साथ में जल बनता है और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। इसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण। तो आर्रेनियस का मानना था कि अम्ल से हाइड्रोजन प्लस आयन बाहर निकलते हैं और क्षार से OH माइनस आयन बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आपस में क्रिया कर क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। तो यही बात तो ही है कि अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन क्षार से प्राप्त OH आयन मिलकर क्या बनाया है, जल बनाया है, और जो साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है, लवण बना है, कोई साल्ट बना है, और इसके साथ ऊर्जा बाहर निकलती है। उस ऊर्जा को क्या कह दिया जाता है, उदासीनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। उदासीनीकरण ऊर्जा का मान 57.3 किलो कैलोरी होता है। चाहे अम्ल प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, ये हमेशा ही इतनी ऊर्जा बाहर निकलती है। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, उदासीनीकरण ऊष्मा का मान चेंज नहीं होता है। सॉरी, थोड़ा दोबारा देखना, ये किलो कैलोरी नहीं किलो जूल है। ये किलो जूल ऊर्जा है, ये जूल है, ये है जूल, मैं गया था भूल। तो ये किलो जूल में है, किलो कैलोरी में नहीं। किलो कैलोरी में बतानी हो तो आपको बताना पड़ेगा 13 पॉइंट। तो किलो कैलोरी के अंदर इसका मान होता है वो 13 पॉइंट किलो कैलोरी के अंदर इसका मान होता है वो 13.7 होता है। तो 13.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तुल्यांक होता है। ग्राम तुल्यांक 13.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तुल्यांक। और जूल में बदलना हो तो 13.7 किलो कैलोरी है, उसको जूल में बदलना हो तो 4.18 से गुणा कर दो। 4.18 से गुणा करोगे तो, क्योंकि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल होता है। तो कैलोरी बड़ी होती है, जूल छोटा होता है, 4.18 जूल होता है। तो इसको करोगे तो 57.3
किलो जूल आ जाएगा। तो किलो जूल, तो